स्टैंडर्ड 12th लेसन नंबर 7 बादल को गिरते देखा है। कवि का नाम है नागार्जुन। इस कविता में कवि ने हिमालय दर्शन की बात की है। जब वो तिब्बत यात्रा के लिए निकलते और तब उन्होंने हिमालय के जो दर्शन किए और तब उन्होंने जो प्रकृति के निर्मल निश्चल रूप को देखने से कवि के मन में जो सौंदर्य का भाव उत्पन्न हुआ था और जो उनके मन में उत्पत्तान होने रही थी, उनको उन्होंने उस उत्पत्तान और उन सौंदर्य भाव को उन्होंने कविता के रूप में डालकर हमारे समक्ष रजू किया है। इसमें कहीं मानसरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों गिरने के चित्र है, तो कहीं झीलों के और हंसों द्वारा कमलनाथ खोजने के दृश्य है। फिर चकवा और चकवई की कहानियाँ है, शेवालोकों की हरी भरी प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमांच भरे वातावरण और सृष्टि का उन्होंने प्रणय उसके अंदर भी उन्होंने प्रणय और प्रेम को निरूपा है और उन सब को हमारे समक्ष उन्होंने रजू किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने निर्मल और उज्जवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। जब बारिश में जो बादल होते हैं या फिर अभी जैसे कि हम लोग टेरेस पे खड़े हो या कहीं दूर से हम जब बादल को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आकाश धरती से मिलन कर रहा है, कोई भी एक टोच। बट ऐसा होता नहीं है, हकीकत में हम देखने जाए तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन जिस किनारे पे खड़े होकर आप देखते हो और जब आप दूसरे किनारों पे नज़र करते हो तो आपको ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि बादल जमीन को चूम रहा है। वैसी ही बात यहाँ पर जब बादल गरजते हैं और स्वच्छ बादल जब आकाश में छाते हैं तो वो निर्मल उज्जवल गिरी के शिखरों के ऊपर उनके बादल की जो छाँव दिखाई देती है, वो उनको देखकर कवि को लगता है बादल को गिरते देखा है, मतलब जैसे कि हिमालय पे गिर रहे हैं। कवि ने छोटे छोटे मोती जैसे शीतल बर्फ के कणों को मानसरोवर के स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। छोटी छोटी बूंदें जब शीतल बर्फ की बूंदें हिमालय पे गिरती है और मानसरोवर पानी में जब उन कमलों पर जब वो गिरते हैं तो जैसे वो मोती का स्वरूप ले लेती है, क्योंकि जब बर्फ की बूंदें जब नीचे गिरती तो वो सफ़ेद दिखती है। और जब दूर से यदि हम उसको निरखेंगे या दूर से जब हम यदि उसको देखेंगे तो उसके ऊपर जैसे कि कमल पे ऊपर जैसे मोती रखा हो, ऐसा आभास हमें होता है। कवि ने यहाँ मानसरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों के गिरने का भी चित्र अंकित किया है हमारे सामने। हिमालय के ऊंचे कंधों पर छोटी छोटी कई झीलें हैं जहाँ से पानी बरसता है। कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की गर्मी से व्याकुल तिक्त मधुर कमलदन खोजते हंसों को भी तैरते हुए देखा है। मानसरोवर के हंस की कहानी तो हम सब ने जब छोटे थे तो बहुत सुनी थी। ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर की हंसों के जोड़े यदि हम लोग देख ले तो उनमें जो प्रेम और प्रणय का भाव होते हैं, उनको देखकर हमें भी उस भाव का निरूपण, हमारे मन में भी उस भाव का निरूपण होता है। स्वच्छ और सुंदर प्रेम की भावना हमें दिखाई देती है उन मानसरोवर के हंसों के जोड़े पे। बादल को गिरते देखा है कवि ने यहाँ हंसों द्वारा झीलों में कमल नाप खोजने का चित्र भी हमें अंकित किया हुआ है। तो इस कविता को हम शुरू करेंगे। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है तुम हिमालय के कंधों पर। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादलों को गिरते देखा है। कवि ने यहाँ पर निर्मल उज्ज गिरी शिखरों पर बादल को गिरते देखा है और कवि ने छोटे छोटे मोती जैसे शीतल बर्फ के कणों को मानसरोवर के जो स्वर्णिम यानी सोने के कमल जैसे जो दिखाई देते हैं, उनके ऊपर उस बर्फ के कणे को गिरते हुए देखा है। और जब वो बर्फ की कणे कमल के पत्तों के ऊपर या कमल पे गिरती है तो जैसे वो मोती का स्वरूप ले लेती है और सफ़ेद मोती जहाँ पे वहाँ पे चमक रहा है, ऐसा आभास होता है। बादल को गिरते देखा है कवि ने यहाँ मानसरोवर में कमलों के ऊपर जो वर्षा बूंदों के गिरने पर चित्र अंकित किया है, उसी तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं जहाँ पर ये कमल लगे हुए हैं, जहाँ पर ये बर्फ की बूंदें गिरती है। उस हिमालय के कंधों पर छोटी छोटी शिखरों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं जहाँ पर पानी बरसता है। उनके श्याम नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस के आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। मानसरोवर के उस श्याम नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की गर्मी से
व्याकुल तिक्त मधुर कमलदंड खोजते हंसों को तैरते हुए भी उन्होंने देखा है। पावस यानी बारिश, यहाँ पे बारिश की बात हो रही है। श्याम नील सलील में, यानी श्याम सरोवर, नील सरोवर, वहाँ पर इन सरोवरों के ये सब नाम है। जब वो समतल देश से बह बह कर इस हिमालय के झील के किनारे जब पहुँचते हैं और उनमें जो गर्मी के कारण जब वो व्याकुल हो जाते हैं और जब बारिश का पानी उसके ऊपर गिरता है तो हंसों के जोड़े, वहाँ पर जो हंसों के जोड़े होते हैं उनको तैरते हुए आप जब देखोगे, खुशी खुशी जब गर्मी ख़त्म होती है और वो जो बर्फ़ का पानी गिरता है उस मानसरोवर के अंदर, वो कमल दंड के खोजते हुए, कमल दंडियों को खोजते हैं वो मानसरोवर के हंस, कमलों के आसपास जब आप उसको तैरते हुए देखेंगे तो वो अद्भुत दृश्य देखकर आपको भी ऐसा मनोभाव होता है, प्रेम और प्रणय का मनोभाव होने लगता है। तो कवि ने उनको भी वहाँ पर देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। अनिल यानी पवन। बसंत ऋतु की बात कर रहे हैं यहाँ पर कवि कि वसंत ऋतु की सुप्रभात थी। उस समय कौन सी ऋतु चल रही थी? वसंत ऋतु। और वसंत ऋतु की सुबह थी और मंद मंद धीमे धीमे अनिल यानी पवन बह रहा था। बालारुण की मृदु किरणें थी। बालारुण मतलब सूर्य की मृदु मृदु किरणें, हल्की हल्की किरणें वहाँ पर गिर रही थी। और अगल बगल स्वर्णम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती है। उस निशाकाल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवाई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शिवालों को हरी दर पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। सो कवि यहाँ पर बात कर रहे ऋतु बसंत की। बसंत ऋतु में सुप्रभात का समय था और मंद मंद पवन वहाँ पे जब छा रहा था और सूर्य की मृदु किरणें यानी हल्की सी किरणें, चमक, अलग बगल में सोने जैसी चमक वाली किरणें शिखर पे पड़ रही थी। तब चीर वीर के बाद चकवा चकई का मिलना और सेवालों के हरे बिस्तर पर प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि हमारी प्रणय चेतना को मुखर करता है। एक दूसरे से विरहित होकर जिनको अलग अलग रहकर सारी रात बितानी होती है, रात के समय सदा के लिए सापग्रस्त बेबस चकवा चक्के का क्रंदन बंद हुआ और फिर उनमें उस महान सरोवर के किनारे पर सेवालों की हरी बिस्तर पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। ऐसा कहता है कि चकवा चकई, ऐसी कहानी है, शायद मैंने अच्छे से सुनी, लेकिन ऐसी कहानी है कि रात के समय में चकवा और चकवई मिल नहीं सकते, इसलिए रात भर वो क्या करते हैं? क्रंदन करते हैं। किस लिए क्रंदन करते हैं? सुबह की वो वेट करते हैं कब सुबह होगी और उन दोनों का मिलन होगा। वो चकवा चकई की विरह की बात और वो चकवा चकई का जो प्रणय मृग जब सुप्रभात होता है और उनका जो प्रणय आंखों के सामने आता है, उन एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि उस चकवा चकई को साप मिला था कुछ, और उन श्राप की वजह से वो रात को मिल नहीं सकते हैं एक दूसरे से, रात को वो अलग हो जाते हैं और सुबह होकर वो वापस मिलते हैं। तो यहाँ पर वो जो विरह की भावना है उनके एक दूसरे से अलग रहकर जो बितानी है उनको, फिर उनमें जब महान सरोवर के किनारे पर जब सेवालों की हरी बिस्तर पर प्रणय कलह चलता, सुबह होते ही उन घास के ऊपर सेवाल यानी उन घास के ऊपर जब उनका प्रणय, जल में उत्पन्न होने वाली जो घास होती है उनमें उनका प्रणय जब निखरता हुआ दिखाई देता है, तो वो सुंदर दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि प्रणय जैसे यह हिमालय की गोद में ही पल रहा है। कवि ने खाली हिमालय दर्शन की यहाँ पर बात की, जब वो तिब्बत के लिए निकलते और हिमालय दर्शन जो उन्होंने किया था, उस हिमालय दर्शन की बात हमें यहाँ पर बताई है। हिमालय के कई सारे रंग रूप हैं। हमने दूर से देखा, अगर हमने खाली बस सुना है कि हिमालय देखने से ही खाली हम उसका इमेजिनेशन, मतलब हम खाली सोचेगी तो भी उनका दृश्य इतना निराला है कि आंखों से कभी उज्जलित होता ही नहीं, मतलब जाता ही नहीं है। हिमालय के ऊपर जो झील बरसती है, हिमालय के ऊपर जो सारे फूल लगे हुए हैं, और उनको देखकर एक कवि ही ऐसी कविता की रचना कर सकता है। कवि जिसको आप कोई भी दृश्य देखो, ऐसा सुंदर दृश्य देखकर तो वो शायद ऐसे भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो ऐसा सुंदर दृश्य देखकर अपनी सारी मनोभावनाओं को नागार्जुन ने इस कविता के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। चकवा चकवाई की बात रखकर और वसंत ऋतु की बात रखकर, मन मन पवन अनिल यानी कि पवन उसकी बात रखकर, और जब सूर्य की किरणें उस हिमालय, आप सोच सकते हैं कि जब
सुबह सुबह सूर्य की किरणें जो सोने जैसे सोने की किरणें दिखती है, वो सफ़ेद हिमालय पर्वत के ऊपर गिरेगी तो उस दृश्य कितना निराला होगा। उसे उसे देखने के लिए भी जैसे हम लोग सूर्यास्त देखने के लिए और सूर्योदय देखने के लिए आतुर होते हैं कभी कभार, वो देखने के लिए हम लोग हिल स्टेशन जाते हैं। सोचो हिमालय के उस जगह पर हिमालय का ऐसा दृश्य कि वहाँ ऊपर जब सफ़ेद हिमालय के पर्वत के ऊपर वो जो स्वर्णिम यानी कि सोने की जो सुंदर किरणें हिमालय के पर्वत पर पड़ेगी, तो उस कल्पना भी नहीं कर सकते इतना अद्भुत वर्णन वहाँ का होगा, और जिसको कविता के रूप में हमें इधर प्रस्तुत किया गया है। तो ये थी बादल घिरे, बादल को गिरते हुए देखा है कविता, जिसका कवि ने सुंदर निरूपण हमें छोटे से अपने शब्दों में उन्होंने करके बताया है। सभी स्टूडेंट्स को कविता को एक बार वापस पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते इस वीडियो के साथ उसका एक्सप्लेनेशन देखना है और सुनना है, फिर स्वाध्याय के सारे प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट करना है और होमवर्क करके अपने टीचर्स को दिखाना है।